Hello class 11th, welcome to permutations and combinations lecture number 1. So ये है बेसिकली क्लास 11th का ना सबसे टफेस्ट चैप्टर जिसको आज हम बनाने वाले हैं इजीएस्ट आपके लिए, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को ना इतने बेसिक इतने डिटेल से पढ़ेंगे कि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिल सके टॉपिक की, ताकि आप उसका एप्लीकेशन अपने आप कर सकें, हर एक क्वेश्चन अपने आप सॉल्व कर सकें। इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आपको करवाएंगे एंड वी विल लर्न एवरी बेसिक्स ऑफ काउंटिंग, एवरी बेसिक्स for understanding permutations and combinations, because for your competitive exams, for your class 11 board exam, this chapter is going to be one of the most important, right? क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट समझने आना बहुत मुश्किल होते हैं, बट आते पूछते हैं बहुत एग्जाम में, ठीक है। तो बेसिकली टुडे इज लेक्चर नंबर 1। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग, फैक्टोरियल क्या होता है और परम्यूटेशन के बेसिक्स सीखेंगे हम सिर्फ और सिर्फ आज के सेशन में, ठीक है। सिलेबस इस चैप्टर का वैसे तो ज्यादा नहीं है, इट इज जस्ट कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग क्या होते हैं, फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या होता है, उनके फॉर्मूले क्या होते हैं और उनका एप्लीकेशन क्या होता है, ठीक है। तो इट्स मोर ओवर ऑल अबाउट परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, ठीक है ना। बेसिकली आज के लेक्चर में हम सिर्फ 3 टॉपिक कवर करेंगे, सिर्फ 3 इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ आप इस चैप्टर को आराम आराम से समझो, क्योंकि ये ना टफेस्ट चैप्टर है क्लास 11th का। आई थिंक कोनिक सेक्शन और पीसी दोनों काइंड ऑफ टफेस्ट चैप्टर्स हैं। तो बेसिकली इसको समझना बहुत जरूरी होता है, अनलेस आप इसको अच्छे से नहीं समझोगे ना, आप इसे क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो एकदम आराम से पढ़ते हैं इस चैप्टर को, ताकि आप क्वेश्चंस बनाने में सक्षम हो जाएं। ओके बच्चों, चलो सबसे पहले शुरुआत करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग से। ये समझ में आ गया ना, तो समझो काफी कुछ आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में पहले ही पता है, आपको पहले ही लॉजिक लगाना आता है अगर आप ये 2 चीजें समझ जाते हो, ठीक है। ऑलराइट, ना आई नो कि चैप्टर का नाम है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो आपके दिमाग में सबसे पहले तो चलता होगा यार कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है, कॉमन क्या है, और इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ते क्या हैं, तो उसका पहले एक आइडिया ले लेते हैं। चलो, सो दिस चैप्टर इज बेसिकली ऑल अबाउट कि आप किसी भी चीज को अगर सेलेक्ट करना चाहते हो, किसी भी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस निकालना चाहते हो, तो उसके लिए कितने पॉसिबल वेज होते हैं, कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं। यानी कि अगर 4 डिजिट दिए हैं तो कितने 4 डिजिट के नंबर बन सकते हैं उन 4 डिजिट से, विथ रिपीटेशन विदाउट रिपीटेशन। अगर मुझे अपने सूटकेस में लॉक लगाना है और उसमें नंबरिंग वाला सिस्टम है, तो मैं कितने लॉक्स बना सकती हूँ 0 to 9 वाले डिजिट्स का यूज करके, है ना। अगर मुझे अपने मोबाइल फोन में पासवर्ड की रखना है, तो ABCD या 1 2 3 4 सारे नंबर्स का यूज करके मैं कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बना सकती हूँ, है ना। तो ये सारी चीजें हम अपने रियल लाइफ में करते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि हम परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन कर रहे हैं बेसिकली। ओके, तो चलो सबसे पहले समझते हैं बेसिक बिल्कुल कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन होता क्या है, ठीक है ना। दे आर ऑल अबाउट अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स, कॉम्बिनेशंस ऑफ आइटम्स, ओके। तो उन दोनों में मेजर डिफरेंस होता है कि जब हम किसी चीज का कॉम्बिनेशन निकालते हैं, ठीक है, तो कॉम्बिनेशन निकालते वक्त हमें अरेंजमेंट मैटर करता है, बट उस अरेंजमेंट का ऑर्डर मैटर नहीं करता। यानी कि मैं ABCD लिखूं या ABDC लिखूं, मुझे ज्यादा मैटर नहीं करता, मुझे ऑर्डर नहीं मैटर करता कि पहले D आ रहा है कि पहले C आ रहा है। लेकिन जब मैं परम्यूटेशन की बात कर रही हूँ, तो आई प्रेफर कि हर कॉम्बिनेशन जो मैंने सेलेक्ट किए हैं उनका ऑर्डर भी यूनिक हो, है ना। क्योंकि अगर मेरा और दीदी का पासवर्ड सेम हो गया तो फिर हम दोनों एक दूसरे का फोन हैक नहीं कर लेंगे क्या, है ना। फोन हैक कर लेंगे तब तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। तो इस चक्कर में क्या होता है, फिर हम चाहते हैं कि एकदम यूनिक पासवर्ड हो जो बगल वाला गैस ना कर पाए, ठीक है। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर हो, ऐसा यूनिक नंबर हो जो सिर्फ मेरे पास हो, ठीक है। तो वो होता है बेसिकली परम्यूटेशन लगाना, ठीक है। तो permutation and combination is all about arrangement of numbers, alphabet, things or objects. It's just that combination में हमें order matter नहीं करता, permutation में हमें order matter करता है, ठीक है। तो ये हो गया permutation combination का बेसिक। चलो अब शुरुआत करते हैं हम हमारे नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ कॉम्बिनेशंस के, ठीक है। चलो उसके पहले एक छोटा सा एग्जांपल भी देख लेते हैं कि परम्यूटेशन ऑफ कॉम्बिनेशन में जो डिफरेंस हम समझना चाहते हैं। तो परम्यूटेशन में बेसिकली क्या हुआ,
मान लो मेरे पास 4 लेटर्स है A B C D और उसमें से मुझे सिर्फ 2 लेटर यूज करने हैं, तो या तो A B ले लूंगी, या तो B A ले लूंगी, या तो C A, या तो D A, या तो D B, या तो D C, या तो C D। ऐसे कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बने। तो जब मैंने सारी पॉसिबिलिटी सोच ली तो मुझे पता चला कि टोटल 12 पॉसिबल परम्यूटेशंस बन रहे हैं। ठीक है, अब इसी परम्यूटेशन में अगर मैं ये बोल दूं कि देखो मुझे लेटर का ऑर्डर मैटर नहीं करता है, कौन सा लेटर चूज कर रहे हो वो मैटर करता है। यानी ए बी चूज करो या बी ए चूज करो, मतलब ऑर्डर मुझे मैटर नहीं करता, पर ए और बी चूज कर रहे हो ये मुझे मैटर करता है। तो ऐसी कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी। अब देखो ए बी और बी ए को मैं सेम मान रही हूँ, ए सी और सी ए को मैं सेम मान रही हूँ, ए डी डी ए, बी सी सी बी, बी डी डी बी, सी डी डी सी, इन सबको मैं सेम मान रही हूँ। तो इस वजह से मेरे कॉम्बिनेशन जो है वो बिल्कुल परम्यूटेशन के हाफ हो जाते हैं, क्योंकि मैंने जो सिमिलर लेटर से बने हैं उनको सेम मान लिया। मैंने बोल दिया कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि पहले बी आ रहा है कि पहले ए आ रहा है। तो कॉम्बिनेशन कितने बने, सिर्फ 6। तो नाउ यू अंडरस्टैंड कि परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर करता है। उसका क्या मतलब है कि ए और बी 2 लेटर सेलेक्ट तो किया, लेकिन पहले ए किया कि पहले बी किया वो भी मैटर करता है। पर कॉम्बिनेशन है पहले ए बी लिया कि पहले बी ए लिया, कुछ भी ले लो दोनों चलेगा, अपन को क्या। ठीक है, तो ये हो गया परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का डिफरेंस। ऑलराइट, नाउ कमिंग टू आवर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। नाउ व्हाई आर दे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स? वेल, ये समझने के लिए, ठीक है, हमें बेसिकली काउंटिंग समझनी है। काउंटिंग क्यों समझनी है? अभी देखो इससे पहले हमने क्या किया, हमने अपने पॉसिबल अरेंजमेंट्स को काउंट किया ना। हमने पहले ये काउंट किया कितने लेटर लेने हैं, फिर हमने ये काउंट किया कि कितने लेटर के कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, फिर हमने ये काउंट किया कि उसमें यूनिक कितने हैं कितने नहीं है, फिर परम्यूटेशन निकल के आया। तो हर जगह हम काउंटिंग कर रहे हैं ना, है ना। तो बेसिकली काउंटिंग नहीं करते तो हमें कैसे पता चलता कि भैया 4 लेटर हैं तो चारों लेटर का आपस में कॉम्बिनेशन बनाना है ना। तो काउंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट ऑल्सो टेल्स यू कि लिंक कैसे बन रहा है ना। तो बेसिकली जो हमारी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग होते हैं वो गिवन 2 ऑब्जेक्ट्स में, अगर गिवन 2 काउंट्स है आपके पास, उनके बीच में लिंक कैसा बन रहा है वो बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लिकेशन रूल क्या कहता है, इट सेज दैट कि मान लो आपके पास 2 पेयर ऑफ शूज है और 3 पेयर्स हैं सॉक्स के। अब कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, कभी मन किया ब्लू सॉक्स ब्लू शूज के साथ पहनने का, कभी मन किया ब्लू सॉक्स पर्पल शूज के साथ पहनेगा, ब्लैक सॉक्स पर्पल शूज के साथ, या फिर ब्लैक सॉक्स ब्लू शूज के साथ। ऐसी कॉम्बिनेशन अगर सोचेंगे तो कितना बनेगा, सोचो सोचो। पहला बनेगा जो मेरा पर्पल शूज है उसके साथ या तो ब्लू सॉक्स या तो ब्लैक सॉक्स या तो रेड सॉक्स। सिमिलरली जो मेरा ब्लू शूज है उसके लिए ब्लू सॉक्स ब्लैक सॉक्स रेड सॉक्स। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बने, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं ना शूज और सॉक्स के। यानी अलग अलग पहन के जाना चाहो तो 6 दिन आप अलग अलग सॉक्स और शूज पहन के जा सकते हो, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि सेम शू को दोबारा यूज कर रहे हो। ठीक है, तो बेसिकली ऐसा हम अपनी रियल लाइफ में करते हैं, हमेशा करते हैं। कभी इस जीन्स के साथ ये टॉप पहन लिया, कभी उस टॉप के साथ कोई और जीन्स पहन लिया, तो डिफरेंट ड्रेस बन गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कैसे हुआ, ध्यान देने की वाली बात ये है कि मेरे पास थे 2 शूज और 3 सॉक्स और मुझे पता लगाना था कि कितने टोटल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो मैंने क्या किया, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 किया तो मुझे पता चला टोटल 6 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। राइट, वाई मल्टीप्लिकेशन क्यों किया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन यूज होता है जब हम एंड की बात कर रहे हैं। एंड यानी दिस शू एंड दिस सॉक्स कॉम्बिनेशन। ऐसा तो नहीं कि ये शू ले लेंगे या फिर ये सॉक्स ले लेंगे, अरे या मतलब ऐसा थोड़ी हो सकता है कि शूज बिना सॉक्स के सॉक्स बिना शूज के पहन लिए हमने, ये तो नहीं हो सकता है ना। तो या फिर वाली बात तो नहीं होती ना, एंड वाली बात होती है कि पर्पल शूज लूंगा एंड उसके साथ ब्लू सॉक्स पहनूंगा। तो जहां पे भी हम एंड लगा देते हैं वहां मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई होता है। ठीक है, और ऐसे हम कॉम्बिनेशंस निकालते हैं। सो मल्टीप्लिकेशन रूल सेज दैट if an event can occur in m different ways following which another event can occur in n different ways। यहाँ पे important word है following which, जिसको फॉलो करके पर्पल शूज के सिलेक्शन पे ही डिसाइड होगा कि ब्लैक सॉक्स पहनना है कि ब्लू सॉक्स पहनना है कि रेड सॉक्स पहनना है। बिना शू के सॉक्स नहीं पहन सकते, बिना सॉक्स के शू नहीं पहन सकते, है ना। तो यहाँ पे जब हमारा एक इवेंट के बाद दूसरा इवेंट फॉलो हो रहा है, यानी दोनों इंटरलिंक्ड है, दोनों का होना जरूरी है। शू भी चूज करना है, सॉक्स भी चूज करना है,
ऐसे सिचुएशन में हम टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन निकालते हैं m इंटू n लगाकर, ठीक है। m क्या है बेसिकली occurrence of first event, n है number of chances of second event, number of occurrence of second event. All right, चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए राम है, राम को जाना है फ्रॉम प्लेस A टू प्लेस C वाया प्लेस B, मतलब पहले A टू B जाएगा फिर B टू C जाएगा। इफ नंबर ऑफ पाथ फ्रॉम A टू B आर 3, A टू B जाने के हैं 3 तरीके, नंबर ऑफ पाथ फ्रॉम B टू C आर 2, B टू C जाने के हैं 2 तरीके। देन फाइंड द नंबर ऑफ पाथ राम कैन चूज फ्रॉम A टू C। अब एक बात बताओ, अगर वो पाथ 1 को चूज करता है और यहाँ पे पाथ लेट्स से 4 को चूज करता है, 1 4 का कॉम्बिनेशन, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि बिना A टू B गए वो B टू C चला जाएगा? नहीं, उसको A टू B जाना है एंड उसको B टू C जाना है, यानी मल्टीप्लिकेशन का प्रॉब्लम है ये। सो देयरफॉर टोटल पाथ्स विल बी हाउ मेनी? टोटल पाथ्स विल बी 3 फ्रॉम A टू B multiplied by 2 from B to C, that is 6 paths from A to C। 6 पॉसिबिलिटी है। अगर कोई शक है तो चलो मैं प्रूफ करके बता देती हूँ। 6 पॉसिबिलिटी कैसी है? या तो 1 4 का कॉम्बिनेशन लेगा, या तो 1 5 का कॉम्बिनेशन लेगा, या तो 2 4 लेगा, या तो 2 5 लेगा, 3 4 लेगा, 3 5 लेगा। यही तो पॉसिबल पाथ है। तो टोटल कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 पॉसिबल पाथ हो गए ना हमारे ट्रैवलिंग के। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन रूल लगा के हमने टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल पाथ कैलकुलेट कर लिया। ओके, नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आपको बनाना है एक फ्लैग कंटेनिंग 3 स्ट्राइप्स। सो कोई भी एक फ्लैग अज्यूम कर लेते हैं जिसमें 3 स्ट्राइप्स बने हुए हैं, ठीक है। तीनों स्ट्राइप्स को डिफरेंट कलर का होना है। जैसे इंडिया का फ्लैग का अगर एग्जांपल ले लें तो सैफरन कलर, व्हाइट कलर एंड ग्रीन कलर, ठीक है। 3 स्ट्राइप्स होते हैं उसमें, तीनों डिफरेंट कलर के होते हैं। इट कैन बी मेड यूजिंग 6 कलर्स। अब यहाँ पे ऑफ कोर्स हम इंडिया का फ्लैग नहीं डिजाइन कर रहे हैं, यहाँ पे वो बोल रहा है कोई भी 6 कलर में से कोई भी 3 कलर चूज करके आप फ्लैग बना लो अपनी मर्जी से, ठीक है। अपने घर का फ्लैग बना लो आप। चलो, तो अब पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या होंगे? देखो, मान लो मैं आपको बोल देती हूँ कि एक है आपके पास ब्लू कलर, एक है ग्रीन, एक है रेड, एक है वॉयलेट, एक है पिंक, एक है वाइट, और क्या बचा? एक है 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 हो गए ना। 6 कलर है आपके पास और फ्लैग बनाना है, ठीक है। अब देखो, अगर आपने फ्लैग लिया और मान लो आपने बोल दिया कि पहला तो मैं ग्रीन रख रही हूँ, ठीक है। अब उसने क्या बोल दिया? डिफरेंट कलर होना है। तो अगर ये ग्रीन है तो फिर ये ग्रीन नहीं हो सकता, ये या तो पिंक होगा, है ना, और या ये फिर व्हाइट होगा, मतलब कोई ऐसा कॉम्बिनेशन है। तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? ऐसे तो बहुत सारे बन सकते हैं ना, ब्लू ग्रीन रेड वॉयलेट, वॉयलेट व्हाइट पिंक, व्हाइट वॉयलेट पिंक, व्हाइट रेड ग्रीन, कुछ भी हो सकता है ना। तो कितना हो सकता है, लेकिन वो हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए लगेगा बच्चों मल्टीप्लिकेशन रूल। बट हाउ? बेसिकली वी विल से दैट कौन सा कलर था यहाँ, हाँ, बेसिकली वी विल से दैट कि इस स्ट्राइप को चूज करने के लिए 6 पॉसिबल कलर्स हैं, मतलब 6 कलर में से कोई भी एक कलर चूज कर लो। इस स्ट्राइप को चूज करने के लिए 5 कलर पॉसिबल है। कैसे? क्योंकि यहाँ तो एक ऑलरेडी चूज कर लिया ना ऊपर वाला, तो नीचे अब दोबारा वो सेम कलर तो होगा नहीं, तो अब 5 पॉसिबिलिटी है। उसी तरीके से लास्ट स्ट्राइप को कलर करने के लिए 4 पॉसिबिलिटीज है हमारे पास। तो टोटल कॉम्बिनेशंस कितने बन रहे हैं? टोटल कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं हमारे 6 into 5 into 4, 6 5 30, 30 4 120. So 120 flags are possible. 120 फ्लैग हम डिजाइन कर सकते हैं 6 कलर से। कैन यू गाइज बिलीव दैट? सिर्फ 6 कलर्स की मदद से आप 120 flags डिजाइन कर सकते हो। Yes, I am right. Okay, and how is that possible? So it is possible because आपके पास पहले वाले को चूज करने के 6 तरीके हैं, दूसरे वाले को चूज करने के 5 और फिर 4। और क्योंकि हमें एंड लगाना है कि एक ग्रीन होगा एंड दूसरा पिंक होगा एंड तीसरा व्हाइट होगा, ऐसा थोड़ी है कि ऊपर वाला ग्रीन होगा और पिंक होगा और व्हाइट होगा, और नहीं लगा रहे हम यहाँ एंड लगा रहे हैं। जब भी एंड होता है तो मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई होगा, राइट। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा अनदर फंडामेंटल प्रिंसिपल, एडिशन रूल। अब आपने तो गेस कर ही लिया होगा कि मैम इतने देर से एंड और की बात कर रही है, तो ये एडिशन रूल ना जरूर और के लिए आता होगा। वेल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बेसिकली
आप होगे विनर किसी गेम के, ठीक है। अब उस गेम का जो भी विनर होगा ना, उसको मिलेंगी चॉकलेट। अब चॉकलेट जो है ना, वो या तो 5 स्टार मिल सकती है या तो डेयरी मिल्क मिल सकती है, ठीक है। तो अब बेसिकली मान लो आपके पास एक जार है, उस जार के अंदर ढेर सारी चॉकलेट्स रखी है, अब उसके अंदर से हाथ डाल के आपको एक चॉकलेट निकालना है। अब या तो वो 5 स्टार होगा या तो वो डेयरी मिल्क होगा, दोनों तो नहीं हो सकता है ना। तो जहां पे भी हम और की बात लगाते हैं, तो अब आपसे मैं पूछूं कि कितने पॉसिबिलिटीज हैं आपको चॉकलेट मिलने के, तो आप बोलोगे क्योंकि वहां 6 5 स्टार है और 4 डेयरी मिल्क है, तो द पॉसिबिलिटी इज कि 10 चॉकलेट्स आर देयर इनसाइड द बॉक्स। तो अगर मैं टॉप 10 बच्चों में आता हूं तो मुझे एक चॉकलेट तो मिल जाएगी, है ना। क्या यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते 6 इंटू 4 करते कि 5 स्टार के आने के 6 चांसेस है, डेयरी मिल्क के आने के 4 चांसेस है, तो 6 इंटू 4 करके हम 24 चांसेस बता रहे हैं या 24 कॉम्बिनेशन बता रहे हैं, नहीं, क्योंकि या तो 5 स्टार मिलेगा या तो डेयरी मिल्क मिलेगा ना, दोनों नहीं मिल रहा है किसी भी विनर को। तो यहाँ पे हमारे टोटल कॉम्बिनेशन बने सिर्फ 10। तो ये होता है एडिशन रूल। अब ये कहाँ अप्लाई होगा, एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए राम को फिर से ट्रैवल करने की जरूरत पड़ रही है। अब इस बार उसे सिर्फ A to B जाना है, लेकिन कैसे जाना है पता है, उसे लेना है या तो कोई भी 3 ट्रेन में से एक ट्रेन चूज करनी है A to B जाने के लिए, या फिर कोई भी 5 बसेस में से एक बस चूज करनी है A to B जाने के लिए। तो राम के पास कितने तरीके हैं घर पहुंचने के लिए, अगर मैं एग्जांपल दूं तो राम या तो ट्रेन 1 से जाएगा, या तो ट्रेन 2 से जाएगा, या तो ट्रेन 3 से जाएगा, है ना। सिमिलरली या तो वो बस 1 से जाएगा, बस 2 से जाएगा, बस 3 से जाएगा, बस 4 से जाएगा, बस 5 से जाएगा। तो उसके पास कितने चांसेस हैं बाय द वे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी उसके पास 8 डिफरेंट वेज हैं घर जाने के। या तो इस ट्रेन से चला जाए, या तो इस ट्रेन से चला जाए, या तो इस ट्रेन से चला जाए, यानी और दिस। So therefore we say that A to B travel करने के लिए उसके पास टोटल 8 ways हैं, ठीक है। टोटल 8 तरीके हैं, कैसे, क्योंकि उसके पास 3 ट्रेन्स अवेलेबल हैं और 5 बसेस अवेलेबल है, तो किसी भी एक को चूज कर लेगा। सो 1 आउट ऑफ 8 ही कैन सेलेक्ट, ठीक है। किसी भी 8 पॉसिबिलिटीज में से एक को चूज करके वो A to B जा सकता है ना। तो एडिशन किया ना हमने, मल्टीप्लिकेशन क्यों करेंगे इस सिचुएशन में, आप खुद सोचो। अगर आपके पास 3 ट्रेन में ट्रैवल करने की पॉसिबिलिटी और 5 बसेस में ट्रैवल करने की पॉसिबिलिटी है, तो क्या आप ये बोलोगे कि मेरे पास 15 तरीके हैं ट्रैवल करने के, गिन के बताओ कहाँ है 15 तरीके, मुझे तो सिर्फ 8 दिख रहे हैं, 1 2 3 ट्रेन, 1 2 3 4 5 बस, है ना। तो 15 तरीके कहाँ है ट्रैवल करने के लिए, या तो एक ट्रेन लोगे, या तो दूसरी ट्रेन, या तो तीसरी ट्रेन, या तो पहला बस, दूसरा बस, तीसरा बस, चौथा बस, पांचवा बस, और कौन सा कॉम्बिनेशन है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो टोटल 8 वेज आर देयर, ओके। इसके बाद आता है सिमिलर फ्लैग का क्वेश्चन बट ट्विस्ट के साथ। ट्विस्ट क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स, अब यहाँ फ्लैग के बदले सिग्नल बोल दिया है, ठीक है, that can be generated by arranging at least 2 flags। ये लाइन जो है ना इस पूरे क्वेश्चन का निचोड़ है, ठीक है। at least 2 flag, कम से कम 2 फ्लैग लगा के सिग्नल बना लो। कम से कम का क्या मतलब, कम से कम यानी या तो 2 फ्लैग का सिग्नल बना लो, या तो 3 फ्लैग का सिग्नल बना लो, या तो 4 फ्लैग का बना लो, या तो 5 फ्लैग का बना लो, है ना। अब डिपेंड करता है कितने फ्लैग हैं उसके पास, है ना। तो उसने यहाँ पे लिख दिया है 2 flags in order, one below the other on a vertical staff if 5 different flags are available। यानी एटलीस्ट उसके पास 2 फ्लैग होने चाहिए, 2 से ज्यादा भी चलेगा, एटलीस्ट का मतलब 2 से ज्यादा भी चलेगा, तो 2 हो या 3 हो या 4 हो या 5 हो, है ना। तो 2 फ्लैग को चूज करने की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, सोचो सोचो। वेल द पॉसिबिलिटीज आर, पहला फ्लैग होगा, पहला सिग्नल सॉरी जो पहला स्ट्राइप होगा उसके लिए हमारे पास 5 कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, दूसरे स्ट्राइप के लिए 4 कॉम्बिनेशन अवेलेबल है ना। और 3 फ्लैग्स को अगर मुझे सेलेक्ट करना है, 3 स्ट्राइप्स को अगर मुझे सेलेक्ट करना है, तो इसको चूज करने के 5 चांसेस, 4 चांसेस, 3 चांसेस, क्योंकि एक के नीचे, अब देखो यहाँ पे ना उसने मेंशन कर दिया है फ्लैग एक के नीचे एक अरेंज्ड है और टोटल 5 ही फ्लैग हैं। तो एक फ्लैग अगर ऊपर लगा चुके हो तो उसके नीचे फिर 4 ही पॉसिबल हाथ में बचे ना फ्लैग आपके,
तो 5 इंटू 4 इंटू 3, और अगर 4 फ्लैग लगाने हैं तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 5 फ्लैग लगाने हैं तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो टोटल कितने हुए? 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, 62 ज़ा 120, 120 इंटू 1 120, तो ये हुआ 80 प्लस 120 प्लस 120, 80 प्लस 120 हो गया 200, 200 प्लस 120 हो गया 320, तो उसके पास 320 सिग्नल्स अवेलेबल हैं। अगर दो या दो से ज्यादा फ्लैग उसको लगाने हैं तो वो 320 सिग्नल डिजाइन कर सकता है या कर सकती है, जो भी इंसान है दे कैन डू इट। ऑलराइट, सो दिस वाज द क्वेश्चन फॉर एडिशन। एडिशन कैसे? बेसिकली यहाँ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों यूज हो रहा है, क्योंकि या तो दो फ्लैग लेगा या तो और, तो जहां और लग रहा है वहां प्लस साइन लगा दो, जहां एंड लग रहा है वहां मल्टीप्लिकेशन साइन लगा दो, आ जाएगा आंसर। ऑलराइट, ओके, now that was all about the fundamental principles of counting. I hope it is super clear to all of you कि कब हम multiply करते हैं, कब हम add करते हैं। multiply तब करते हैं जब and लग रहा हो कि shoes and socks दोनों select करने हैं। add हम तब करते हैं जो कोई एक करना हो, या तो दो फ्लैग चूज करेंगे या तो तीन फ्लैग चूज करेंगे, दोनों में से किसी एक से सिग्नल बना लेंगे, तो या तो और जहां पे लगा वहां एडिशन। ऑलराइट, ओके, नाउ इसके बाद तो हमें पढ़ना है वैसे परम्यूटेशन, ठीक है, पर परम्यूटेशन को समझने के लिए ना एक इम्पॉर्टेंट टर्म जो शायद आपने अभी तक नहीं सुना होगा वो जानना बहुत जरूरी है, जिसे हम कहते हैं फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। व्हाट इज फैक्टोरियल? बेसिकली फैक्टोरियल नोटेशन किसी भी नंबर का होता है बेसिकली n एक्सक्लेमेशन मार्क, ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं फैक्टोरियल को किसी भी नंबर की। It basically represents product of the first n natural numbers, मतलब 4 factorial का मतलब first 4 natural numbers का product। first 4 natural number कौन से? 1 2 3 4, है ना। Similarly 6 factorial क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। So similarly n factorial क्या होगा? 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, लास्ट में क्या आएगा? n आएगा, है ना। और n से पहले कौन आएगा? n माइनस 1, उसके पहले कौन आएगा? n माइनस 2 एंड सो ऑन, राइट। तो n फैक्टोरियल हो गया आपका बेसिकली 1 से लेकर n तक जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट। तो फैक्टोरियल सबको क्लियर है? चलो अब एक क्वेश्चन बनाते हैं उसके ऊपर। What is the value of 5 factorial? Well, 5 factorial is basically 5 into 4 into 3 into 2 into 1. 5 4s are 20, 23 are 60, 62s are 120. So 120. 7 factorial is basically 7 into 5, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. अब देखो यहाँ तक तो मुझे पता है 120 होता है, तो आगे मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं, ठीक है। तो 120 multiplied by 7 6 are 42. What do we get? 2 0 0, 2 2 are 4, 2 1 are 2, then 4 2 are 8, 4 1 are 4, so we have 0 4 0 1 5 0 4 0। तो ये आ गया, हाँ कुछ ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं आ रहा, 7 6 are 42 एंड 120 आएगा तो है ना 5040। तो ये हो गया हमारा 7 फैक्टोरियल। Now in the third part they want to find out 7 factorial minus 5 factorial. So it is 5040 minus 120. Subtract कर दीजिए. So this is 2, this is 49. So 4920 is 7 factorial minus 5 factorial. तो factorial सबको clear है, क्योंकि factorial का इस पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा यूज है, मतलब इससे ज्यादा यूज तो किसी चीज का होगा ही नहीं जितना फैक्टोरियल का आप करने वाले हो, क्योंकि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन दोनों के फॉर्मूले में सिर्फ फैक्टोरियल ही निकालना होता है, ठीक है। n फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल, ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, सो या दैट वाज अबाउट फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर। ओके, नाउ कमिंग टू आवर टॉपिक permutations. What does that mean and where do we use it? Now, permutation का एक एग्जाम्पल हमने पहले भी देखा था, चलिए उसको और एलैबोरेट करके समझते हैं।
मान लीजिए आपके पास 3 लेटर हैं A B C। अब A B C से आप कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो? तो चलो सबसे पहले जब भी हमें कॉम्बिनेशन बनाते हैं किसी एक चीज को हम फिक्स करते हैं। तो हमने फिक्स कर दिया कि चलो मान लेते हैं पहला लेटर A है, या तो पहला लेटर B है, या तो पहला लेटर C है। ठीक है, अगर पहला लेटर A मान लिया है, फिक्स कर लिया है, अब उसके बाद सोचेंगे कि या तो दूसरा लेटर B होगा या तो दूसरा लेटर C होगा। अगर B है तो तीसरा C होगा, और अगर C है तो तीसरा B होगा। तो यहाँ बन गए हमारे, अगर फर्स्ट लेटर A है तो 2 कॉम्बिनेशन बन गए, 2 अरेंजमेंट्स बन गए बेसिकली। सिमिलरली अगर मैंने फिक्स कर दिया कि पहला लेटर B है, तो अगर पहला लेटर B है तो दूसरा या तो A होगा या तो C होगा। अगर A है तो C होगा, C है तो A होगा। वैसे ही अगर C है तो B A होगा या तो A B होगा। तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बने? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 डिफरेंट अरेंजमेंट्स मैंने बनाए। अब इन अरेंजमेंट्स में नोट करने वाली बात क्या है बच्चों? नोट करने वाली बात ये है कि 1 सेकेंड, ठीक है, नोट करने वाली बात ये है कि यहाँ पे ऑर्डर मैटर्स अ लॉट। हमने ये बोल दिया कि हमें ऑर्डर बहुत मैटर करता है भाई। पहले C आ रहा है, फिर B A आ रहा है, या फिर पहले C आ रहा है फिर A B आ रहा है, ये मुझे मैटर करता है। आई विल नॉट से दैट A B C और A C B दोनों सेम सेम है, दोनों सेम नहीं है मेरे लिए। ठीक है, आई विल नॉट राइट इट लाइक A B C ले लिया या फिर A C B ले लिया, ये दोनों सेम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं दोनों को इक्वल नहीं मानता। मुझे ऑर्डर बहुत मैटर करता है कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है। ये होता है परम्यूटेशन। ये हमारा कॉम्पिटिटर है, जिसको मतलब टॉपर बच्चा है, जिसको कॉम्पिटिशन बहुत मैटर करता है यार कि फर्स्ट कौन आ रहा है, सेकंड कौन आ रहा है, थर्ड कौन आ रहा है, सब मैटर करता है मुझे, मेरा कॉम्पिटिटर कौन कौन है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा परम्यूटेशन। ऑलराइट, so permutation is basically an arrangement in a definite order of a number of objects taken some or all at a time। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि मान लीजिए आपके पास 3 लेटर्स हैं, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि हर बार 3 लेटर चूज करने हो, या तो आप 2 लेटर चूज कर सकते हो, मतलब मैं एग्जांपल दे रही हूँ, या फिर आप 3 लेटर भी चूज कर सकते हो। ठीक है, 3 में से 3, तो इसको बोल दिया सम लेटर्स, इसको बोल दिया ऑल लेटर्स वाला कॉम्बिनेशन। सम लेटर वाला कॉम्बिनेशन भी तो हो सकता है ना, जो हमने पहले देखा था एग्जांपल, ए बी लिया है कि बी सी लिया है कि ए सी लिया है कि सी ए लिया है कि सी बी लिया है, तो वो 2 लेटर का भी आप कॉम्बिनेशन अरेंजमेंट स्टडी कर सकते हो। तो बेसिकली टेकिंग सम और ऑल एट अ टाइम, दैट इज अ डिफरेंट थिंग दैट कैन हैपन। आप चाहो तो गिवन डेटा में से थोड़ा सा डेटा लेके भी उसके अरेंजमेंट्स बना सकते हो, चाहो तो पूरा पूरा डेटा लेके भी अरेंजमेंट बना सकते हो। तो ये हो गया हमारा व्हाट इज परम्यूटेशंस। ओके, चलो अभी क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं इसके लॉजिक को। There are 8 students participating in a drawing competition. In how many ways can the first 3 student win the prize? क्या ये परम्यूटेशन का प्रॉब्लम है? Yes. क्यों परम्यूटेशन का प्रॉब्लम है? क्योंकि ऑर्डर बहुत मैटर करता है। फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, ये ऑर्डर बहुत मैटर करता है। आप ये नहीं बोल सकते कि चलो ऐसा करता हूँ, इसको सेकंड मान लेता हूँ, इसको थर्ड मान लेता हूँ, इसको फर्स्ट मान लेता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। जो रेस में फर्स्ट आया है, जो ड्राइंग कंपटीशन में सबसे अच्छा बनाया है, उसी को फर्स्ट पोजीशन दोगे ना। ऑर्डर मैटर करता है। अब इसी के साथ साथ आई नो दैट फर्स्ट कौन आ सकता है, जो 8 बच्चे हैं उसमें से कोई भी फर्स्ट आ सकता है, लेकिन एक बार मैंने फर्स्ट को सेलेक्ट कर लिया, तो अब सेकंड आने के लिए कितने बच्चे बचे? सो अगर टोटल 8 स्टूडेंट्स थे, उसमें से एक को पिक कर लिया, तो हाउ मेनी रिमेनिंग? ओनली 7 आर रिमेनिंग नाउ। सिमिलरली फर्स्ट और सेकंड प्राइज को फिक्स कर दिया, तो थर्ड प्राइज देने के लिए कितने बच्चे बचे? 6 स्टूडेंट्स आर रिमेनिंग नाउ। So therefore 8 into 7 into 6, 8 6 are 48, 48 into 6, 8 6 are 48, 8 carry 4, 6 4 24, 25 26 27, 25 26 27 28, 288. So therefore total 288 ways of distributing the prize is there। प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट करने के टोटल 288 तरीके हैं। कैन यू गाइस बिलीव दैट कि सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड चूज करने के लिए जज को 288 कॉम्बिनेशन बनाने पड़ते हैं अपने दिमाग में कि अरे फर्स्ट इसको दूं, सेकंड इसको दूं, थर्ड इसको दूं, किसको दूं, क्या दूं,
समझ में आया? जज का काम इतना आसान नहीं है, ठीक है? ओके, नाउ अभी हमने अरेंजमेंट्स की बात की, तो अरेंजमेंट की बात करते वक्त ना एक चीज है जो हमारे दिमाग में जरूर आती है, वो ये कि अभी तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि ए बी सी में से ए सी लेना है कि बी सी लेना है कि सी ए लेना है कि सी बी लेना है, पर मान लो मेरे पास कॉम्बिनेशन है ए बी सी का, तब क्या लूंगी? इस ए और इस ए को सेम मानना है कि डिफरेंट मानना है? इसके लिए let's see the number of ways of arrangement possible if few objects are alike. अगर वो एक जैसे हैं तो क्या होगा? तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है परम्यूटेशन का कि number of ways for arranging p elements in a row if out of p elements m are alike and n are alike and the rest are distinct, the formula is given as p factorial upon m factorial into n factorial. नहीं समझ में आया? क्वेश्चन से समझते हैं। अब हमें एक लेटर दिया है मम्मी, अब मम्मी में से जितने जो लेटर्स है ना उसके हमें अरेंजमेंट्स निकालने हैं। अब इस अरेंजमेंट में P क्या है? 1 2 3 4 5, P is 5, ओके। व्हाट इज M and N? अलाइक कौन है? तो M इज द ओनली वन अलाइक है ना, M कॉमन है, तो M हो गया यहाँ पे 3 क्योंकि 3 बार M रिपीट हो रहा है। अब N कोई नहीं है क्योंकि और कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो इस वर्ड से और कितने वर्ड्स बन सकते हैं? सो वी हैव 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, क्योंकि फॉर्मूला क्या कह रहा था? टोटल P एलिमेंट्स हैं, उसमें से M एक जैसे हैं और N एक जैसे हैं और बाकी सब डिफरेंट डिफरेंट हैं, तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? तो वही फॉर्मूला हमने यहाँ अप्लाई किया, तो ऑप्शन ए का आ गया 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। सिमिलरली ए बी बी बी, यहाँ पे टोटल कितना है? टोटल है 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल। कॉमन क्या है? ए यानी 2 फैक्टोरियल, बी 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 यानी 3 फैक्टोरियल, तो ये आ गया 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। अरेंज को अरेंज करने के कितने तरीके हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कॉमन क्या है? ए 2 फैक्टोरियल, आर 2 फैक्टोरियल, और कुछ कॉमन है? नहीं, तो एज इट इज छोड़ देंगे। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7, अगेन 7 फैक्टोरियल, कॉमन क्या है? 2 फैक्टोरियल, 1 2 3 फैक्टोरियल, अगेन 1 2 2 फैक्टोरियल, तो ये हो गए हमारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। ऑलराइट, चलिए क्विक चेक क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। In how many ways letters of the word arrange can be arranged such that the terminal positions are taken by A? Terminal position का मतलब last position यानी end, sorry, end positions are taken by A. सोचो जल्दी बताओ मुझे कमेंट करके फटाफट से। How many possible arrangements are there? अगर arrange वर्ड को अरेंज करना है लेकिन end position जो है वो A ने फिक्स कर लिया है। अब सबसे पहले ना काउंट कर लो, चलो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ना हम 7 बॉक्सेस बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्वेश्चन में ये बोल दिया कि ए और ए एंड में आएगा, तो ये और ये चला गया। अब बचा क्या? 1 2 3 4 5, 5 लेटर बचे हैं मेरे पास और इन 5 बॉक्सेस को फिल करना है, अरेंज करना है। तो कितने तरीके हैं अरेंज करने के? परमुटेशन कहता है कि अगर 5 नंबर को अरेंज करना है जिसमें से 2 सेम है, आर, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इज योर आंसर। तो बेसिकली 5 फैक्टोरियल इज 5 into 4 into 3 into 2 into 1, 2 फैक्टोरियल इज 2 into 1, ये कट गया, 5 4 20, 23 60, सो आंसर आ गया 60 अरेंजमेंट्स पॉसिबल। टोटल 60 तरीके हैं इस वर्ड को बनाने के, समझ में आया? कभी आर के बाद एन, एन के बाद आर, जी के बाद ई के बाद जी, कुछ भी हो सकता है। 60 अरेंजमेंट्स हो सकते हैं अगर 2 नंबर्स ऑलरेडी, 2 लेटर्स ऑलरेडी फिक्स कर दिए तो, है ना? अगर 2 लेटर को फिक्स नहीं करते तो क्या होता? अगर ये फिक्स नहीं करते तो क्या होता? तो होता 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये ए के लिए, ये आर के लिए, और ये टोटल, है ना? अगर फिक्स नहीं करते तो ये होता, पर फिक्स कर दिया इसलिए ये होगा। अंडरस्टूड? ऑलराइट,
चलो यहाँ तक सारा फंडा आई होप आप सबको क्लियर है। आज मैं सिर्फ बेसिक्स कवर कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ आप आराम से अच्छे से इस चैप्टर को समझो। मैं बार बार कह रही हूँ दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली, नीटली, प्रॉपरली। तो यहाँ तक आई होप आपके लिए ओवरवेलमिंग नहीं, एकदम ऐसा नहीं हो गया कि ओ माय गॉड मैम ने क्या क्या सिखा दिया। बहुत कम सीखा है आज हमने, है ना। तो इसी बेसिस पे क्वेश्चंस बनाते हैं एंड सेशन को समाप्त करते हैं। ठीक है, फटाफट से मेरे साथ क्वेश्चन बनाओ, उसके बाद छुट्टी। First question, exercise 6.1, question number 4. How many 5-digit telephone number can be constructed using the digit 0 to 9 if each number starts with 67 and no digit appears more than once? बहुत ही सिंपल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आपको बनाने हैं 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर, लेकिन उसके फर्स्ट 2 डिजिट तो 6 और 7 ही होंगे, यानी सिर्फ नेक्स्ट 3 डिजिट्स के आपको कॉम्बिनेशन निकालने हैं। ठीक है भाई, अब मेरे पास पॉसिबिलिटी क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 to 9 इतने सारे नंबर्स हैं, लेकिन क्योंकि 6 और 7 ऑलरेडी फिल कर दिए हैं, तो अब कितने बचे? नाउ आई हैव 1 2 3 4 5 6 7 8, so only 8 different numbers are there। और यहाँ पे क्लियरली बोल दिया है कि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी इसको चूज करने के 8 तरीके हैं, इसको चूज करने के 7 और इसको चूज करने के 6। वाई? क्योंकि एक बार चूज कर लिया तो वो दोबारा नहीं हो सकता। तो पहले वाले के पास तो 8 है, 0 ले लो, 1 ले लो, 8 ले लो, 9 ले लो, कुछ भी ले लो, पर दूसरे वाले को चूज करने के लिए सिर्फ 7 कॉम्बिनेशन बचेंगे क्योंकि एक तो चूज कर चुके हैं। तो 8 अगेन, 7 8 56, 56 into 6, 6 6 36, 6 कैरी और 3 6 7 30, 31 32 33 336। तो ये आ गया हमारा टोटल कहाँ निकालना है, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स टेलीफोन नंबर्स आर देयर, 336 टेलीफोन नंबर्स कैन बी मेड। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4। 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज x पावर 8, फाइंड x। चलो निकालते हैं। 1/6 फैक्टोरियल एज इट इज रहने देते हैं। 7 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकती हूँ, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, ये होता है 7 फैक्टोरियल, है ना। अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो 7 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 7 into 6 फैक्टोरियल, क्योंकि 6 से लेकर 1 तक क्या होता है, 6 फैक्टोरियल होता है। तो 7 फैक्टोरियल को मैंने लिख दिया 7 into 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपॉन 8 फैक्टोरियल। अब सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो 7 plus 1 upon 7 into 6 factorial is x upon 8 factorial. 7 plus 1 is 8. So 8 है ना, हाँ, 8 upon 7 into 6 factorial is x upon 8 factorial को I can write as 7 into, oh sorry, I can write as 8 into 7 into 6 factorial, है ना। अब देखो 6 factorial cancel, 7 7 cancel, this implies that x is equal to 8 into 8, तो 8 into 8 क्या होता है, 64, तो x is 64, that's your answer। All right, next question, evaluate n factorial upon n minus r factorial when n is 6, r is 2। very easy question, कैसे निकालेंगे, n factorial upon n minus r whole factorial is 6 factorial upon 6 minus 2 whole factorial। 6 factorial upon 6 minus 2 क्या होता है, 4 factorial। अब बताओ कैसे डिवाइड करेंगे, 6 factorial क्या होता है, 6 factorial होता है 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। 4 factorial होता है 4 into 3 into 2 into 1। ये और ये कैंसिल हो गया, 6 5 30, आंसर आ गया। That's it। All right guys, so I'm pretty sure कि आज के बेसिक्स आप अच्छे से समझ गए हो and you will be easily able to solve all the questions related to it। So what did we learn today? The fundamental principles of counting, factorial of a number and the basics of permutation। अगले लेक्चर में permutation का मैं और डिटेल, थोड़े से टफ क्वेश्चन और फॉर्मुलेज एंड डेरिवेशंस आपको सिखाऊंगी। तो परम्यूटेशन के बारे में हम और अच्छे से अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज सिर्फ बेसिक पढ़ा रही हूँ ताकि आपके लिए बहुत ओवरवेलमिंग, बहुत
ज्यादा ना हो जाए एक ही दिन में, ठीक है। टफ चैप्टर है इसलिए ऐसा कर रही हूँ, बाकी चैप्टर्स को हम आराम से जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अगले लेक्चर में तैयार हो जाइए डेरिवेशंस ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन फॉर्मूलेज के लिए, कॉम्बिनेशन के कंप्लीट बेसिक्स एंड डिटेल्स के लिए, एंड सिंपल एप्लीकेशंस के लिए। ऑलराइट गाइस, that's all for today's class. If you want notes of today's lecture, do scan this scan code and join our Telegram app. वहाँ पे हमारा एक टेलीग्राम चैनल है वेदांतु क्लास 11-12 का, जिसको अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको नोट्स, असाइनमेंट्स, नोटिफिकेशन सब कुछ मिलेंगे। तो बस ज्वाइन करिए और हमसे कनेक्टेड रहिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, और इफ यस तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। मैं हर बच्चे का कमेंट पढ़ती हूँ, आई स्वेयर, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, मिलके पढ़ाई करेंगे, हर एक चैप्टर को आसान बनाएंगे। एंड डू हिट द लाइक बटन इफ यू एंजॉयड। Thank you so much for watching. See you all in the next class. Bye bye.